हेलो स्टूडेंट्स। दो यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री के सिलेबस की, जिसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली, और जो सेकंड यूनिट है वो है मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित। दोनों एक ही यूनिट में हैं वैसे तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने इनको दोनों को दो यूनिट के अंदर डिवाइड कर लिया है क्योंकि दोनों एंटायरली डिफरेंट टॉपिक हैं इस कारण। अब जो थर्ड यूनिट या मैं कहूँ सेकंड यूनिट जो आपके सिलेबस की है वो है केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। केमिकल बॉन्डिंग और जो साथ में दे रखा है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसके ऊपर बेस्ड है। लेकिन मैं पहले आपको इससे जस्ट नेक्स्ट वाली जो यूनिट है केमिकल आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टी के ऊपर जो बेस्ड यूनिट है उस यूनिट को पहले करवाऊंगा। उसका कारण ये है कि पीरियोडिक टेबल को समझने के बाद में किसी भी यूनिट को समझना बड़ा आसान काम हो जाता है। इस वजह से सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बोल दूँ या हम सिंपली बोल दें कि पीरियोडिक जो टेबल है हमारी, उस पीरियोडिक टेबल के ऊपर आधारित जो भी जो सिलेबस का पार्ट है उस सिलेबस के पार्ट को हम आज कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है कि आवर्त सारणी होती क्या है। तो हम कह सकते हैं कि आवर्त सारणी क्या होती है, जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को टेबुलर करना, व्यवस्थित फॉर्म में रखना, यही क्या कहलाता है आवर्त सारणी। ठीक है, तो आवर्त सारणी क्या होती है, सभी ज्ञात तत्वों को उनके गुणों के आधार पर सारणी में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, आवर्त सारणी कहलाता है। ठीक है ना। अब इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बारे में। मेंडलीव ने जो अपनी मूल आवर्त सारणी दी थी वो दी थी 1869 के अंदर। ठीक है, मेंडलीव का जो आवर्त नियम है उस आवर्त नियम को हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है, हालांकि इस यूनिट के लास्ट में आपका जो ये टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप हमारे जो नोट्स हमने अपलोड कर रखे हैं ऐप के अंदर उसमें देखेंगे कि लास्ट में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आपको सोल्व करना है। तो मेंडलीव ने जो अपना आवर्त नियम दिया था वो आवर्त नियम क्या था, इसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो क्या है कि मेंडलीव ने जो अपना आवर्त नियम दिया था वो आवर्त नियम किसके ऊपर आधारित था, परमाणु भार के ऊपर आधारित था। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा बन गया, आवर्त नियम मेंडलीव का किस पे आधारित था, परमाणु भार के ऊपर आधारित था। अब आवर्ती फलन क्या होते हैं, आवर्ती का मतलब होता है पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब होता है जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद में किसी भी प्रॉपर्टी में एक रिपीटेशन हो उसको हम बोल देते हैं पीरियोडिक। ठीक है ना। यदि तत्वों को उनके परमाणु भार, जैसा कि मेंडलीव ने बताया कि मेरी आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है, तो परमाणु भार के जब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद में समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आवर्ती फलन। ये जो नियम है ये नियम आधुनिक आवर्त सारणी पर भी लागू होता है। बस वहाँ पर जो चेंज आएगा वो चेंज ये आएगा कि जो परमाणु भार शब्द है वहाँ पर क्या आ जाएगा, परमाणु क्रमांक वर्ड आ जाएगा, परमाणु क्रमांक। यहाँ पे परमाणु भार आ रहा है, वहाँ पे क्या आएगा, परमाणु क्रमांक। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक वर्ड वहाँ पे यूज में लिया जाएगा। इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, उस आवर्त सारणी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, उन प्रॉपर्टीज़ को हमें डिस्कस करना है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि यह है परमाणु भार पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पे आधारित है, परमाणु भार पर आधारित है। मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी दी थी उस समय 63 तत्व ही ज्ञात थे। सेकंड क्वेश्चन, कितने तत्व ज्ञात थे, 63 तत्व ही उस समय ज्ञात थे। आधुनिक आवर्त सारणी में आपको पता है 118 एलिमेंट
हो चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन मेंडलीव के समय पे जो ज्ञात तत्व थे वो कितने थे, 63 ही थे। अक्रिय तत्वों की खोज उस समय पे नहीं हुई थी। अक्रिय गैस तत्व जो 18th वर्ग में जो तत्व आते हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, इन तत्वों की खोज उस समय पे नहीं हुई थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ का मतलब वर्टिकल कॉलम, इस तरीके से 8 वर्टिकल कॉलम थे। और इन जो वर्टिकल कॉलम थे, इन वर्टिकल कॉलम को हमने किस तरीके से डिवाइड किया गया है, इन वर्टिकल कॉलम को 1 से लेके 7 तक, ठीक है, 1 से लेके 7 तक। और फिर कौन सा आता है, 8वां वर्ग। तो जो 1 से लेके 7 तक के वर्ग थे वो 2 उपवर्गों में विभाजित थे। कितने उपवर्गों में विभाजित थे, 2 उपवर्गों में विभाजित थे। एक उपवर्ग को हमने ए नाम दिया और दूसरे उपवर्ग को हमने क्या नाम दिया है, बी नाम दिया है। तो 2 उपवर्ग में विभाजित थे। जो 8वां जो वर्ग था वो 8वां वर्ग उपवर्ग में विभाजित नहीं था, तथा यह 9 तत्वों से मिलकर बना था। और ये जो तत्व थे, ये तत्व क्या कहलाए थे, संक्रमण तत्व कहलाए। ये तत्व क्या कहलाए, संक्रमण तत्व कहलाए। तो देखो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, उस आवर्त सारणी को एक बार हम देख लेते हैं। देखो ये आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी है। 1 से लेके 8 तक के यहाँ पे क्या बना रखे हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना रखे हैं, वर्टिकल कॉलम बना रखे हैं, जिसमें 1 से लेके 7 तक के जो वर्ग हैं वो 2 उपवर्गों में विभाजित हैं। पहला ए उपवर्ग और दूसरा बी उपवर्ग। देखो 7 तक ए उपवर्ग और बी उपवर्ग में क्या है, ये विभाजित है। और जो 8वां उपवर्ग है वो ट्रांजिशन सीरीज वाला वर्ग है, मतलब इसमें संक्रमण धातु तत्व उपस्थित हैं। तो 1 से लेके 7 तक के तत्व ए और बी वर्ग में विभाजित थे। 8वां वर्ग किसी उपवर्ग में विभाजित नहीं था तथा इसमें संक्रमण तत्व उपस्थित थे। नेक्स्ट चलो, जो 8वां वर्ग था उसमें संक्रमण तत्व उपस्थित थे और यह 3 पंक्तियों में विभाजित थे। कितनी पंक्तियों में विभाजित थे, 3 पंक्तियों में विभाजित थे। तो देखो 3 पंक्तियों में किस तरीके विभाजित थे, ये देखो, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। पहली पंक्ति में आयरन, कोबाल्ट और निकल उपस्थित था। दूसरी में रूथेनियम, रोडियम और पैलेडियम उपस्थित था। तीसरी में ओस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम उपस्थित था। तो ये कितने में विभाजित है, 3 श्रेणियों में विभाजित है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। इस तरीके से 3 श्रेणियों में विभाजित है, लेकिन इनका वर्गीकरण उपवर्गों में नहीं था। दैट मीन्स ए और बी उपवर्ग यहाँ पे उपस्थित नहीं थे। ये थी हमारी मेंडलीव की आवर्त सारणी। नेक्स्ट जो चीज़ इसने बताई वो ये थी कि एक ही वर्ग से संबंधित तत्वों के गुणों में क्या थी, समानता। भाई हमने जब ये पढ़ा है कि जो आवर्त सारणी होती है उस आवर्त सारणी में तत्वों को इस तरह की तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि समान गुणों की पुनरावृत्ति हो, मतलब एक ही समान जो तत्व हैं गुणों के वो एक ही वर्ग में रखे जाएं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही वर्ग से संबंधित जो तत्व थे उनके गुणों में क्या थी, समानता थी। 6th जो पॉइंट है वो क्या है, मेंडलीव ने तत्वों की संयोजकता के आधार पर वर्गों का निर्माण किया था। तो अगेन एक क्वेश्चन ये हो गया आपका कि इसने जो उपवर्गों का निर्माण किया था वो उपवर्गों का निर्माण किस आधार पे किया था, संयोजकता के आधार पे किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ए उपवर्ग के सभी तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में प्रतिनिधि तत्व कहलाए। हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में विभाजित है। तो जो ए उपवर्ग मेंडलीव की आवर्त सारणी के जो ए उपवर्ग के जो सभी तत्व थे वो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या कहलाए, प्रतिनिधि तत्व, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, या इनको बोलते हैं सामान्य तत्व। तथा बी उपवर्ग के सभी तत्व क्या कहलाए, संक्रमण तत्व कहलाए। ये चीज हमें याद रखनी है। अब हम जाएंगे वापस से मेंडलीव की आवर्त सारणी के ऊपर। यहाँ से हम समझेंगे कि ए उपवर्ग, ये वाला ए उपवर्ग, ये बी उपवर्ग, इसी तरीके से ये उपवर्ग और ये बी उपवर्ग। तो ए उपवर्ग के सभी तत्व प्रतिनिधि तत्व कहलाए। देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और बी उपवर्ग के तत्व संक्रमण तत्व कहलाए, कॉपर, सिल्वर और इसके साथ में जो नीचे आ रहा है वो क्या आ रहा है, गोल्ड।
ठीक है। तो बी ऊपर के तत्व संक्रमण तत्व। इसी तरीके से आगे देखो, जिंक, कैडमियम और नीचे जो आएगा वो क्या आएगा, मरकरी। तो बी ऊपर के तत्व क्या कहलाए, संक्रमण तत्व। ऐसे यहाँ पे स्कैंडियम है, यट्रियम है और लैंथेनम है, ठीक है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम ए उपवर्ग में गैलियम है, इंडियम है, ठीक है ना, टेंटेलम है, ठीक है। तो ये क्या कहलाए, प्रतिनिधि तत्व कहलाए। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और ये लेड। ऐसे ही यहाँ पे टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम, ठीक है। ऐसे ही ये वाले देखो संक्रमण तत्व हैं, संक्रमण तत्व हैं, ठीक है। ये संक्रमण तत्व हैं, मैग्नीज और टेक्नीशियम, ठीक है ना। और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, फ्लोरीन। ये देखो ए उपवर्ग में देखो, जैसे आधुनिक आवर्त सारणी में भी था, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन अक्रिय गैस तत्वों की इस समय पे खोज नहीं हुई थी। तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी अक्रिय गैस तत्वों को नहीं रखा हुआ है। तो ये थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब प्रतिनिधि तत्व किन्हें कहते हैं, तो ध्यान रखना, एस व पी ब्लॉक के तत्वों को सम्मिलित रूप से प्रतिनिधि तत्व कहते हैं, क्योंकि ये अपने वर्ग के तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब इनके जो गुण हैं वो इनके जो नीचे जो आने वाले तत्व हैं उनके गुणों से क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। जैसे बोरोन के गुण एल्यूमिनियम के समान हैं, गैलियम के समान है। तो ये जो एस और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, ये तत्व क्या कहलाते हैं, ये प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन प्रतिनिधि तत्व नहीं कहलाता है, क्योंकि इसके गुण अपने वर्ग के तत्वों के गुणों से क्या से हैं, भिन्न है, इसलिए हम इसको प्रतिनिधि तत्वों में शामिल नहीं करते। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, उस आवर्त सारणी की क्या विशेषताएं थी, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो पहली विशेषता है वो ये है कि तत्वों का अध्ययन करने में क्या हुई, आसानी हुई। पहली बार किसी साइंटिस्ट ने तत्वों को एक सारणी के रूप में व्यवस्थित किया, जिससे हमें तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में आसानी हो गई, ठीक है। जो सेकंड जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, नए तत्वों की भविष्यवाणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए गए थे, जिससे बाद में नए तत्वों की भविष्यवाणी की गई। और वो नए तत्व कौन से थे, तो इधर तो ये तो थी जो स्थान रिक्त रखा गया, वो स्थान रिक्त रखा गया वो, और ये जो नए तत्व थे उनकी जो भविष्यवाणी हुई वो यहाँ पे इसके अंदर हो गई, ठीक है ना। तो देखो नए तत्वों की भविष्यवाणी कैसे हुई, मेंडलीव ने एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन और साथ में एका मैग्नीज, ये तत्व जब खोजे नहीं गए तो इनके जो खाली स्थान थे उन खाली स्थानों को क्या नाम दे दिया गया, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन और एका मैग्नीज। अब बच्चों आपको ध्यान ये रखना है कि जो एका बोरोन है उसको तो हमने बोल दिया स्कैंडियम, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये तो आपको याद रखना है। इनके मैं याद करवा दूंगा अभी आपको। देखो एका एल्यूमिनियम को बोला गया है गैलियम, तो बोरोन जो फैमिली है उसके नीचे आता है एल्यूमिनियम और उसके नीचे आता है गैलियम, ठीक है ना। तो पहला जो स्थान रिक्त रखा गया था तो उसके लिए बोला गया एका बोरोन, तो उसको तो नाम दे दिया यहाँ पे स्कैंडियम, ठीक है ना, जो डी ब्लॉक का तत्व है। उसके बाद में आता है एका एल्यूमिनियम, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है एका एल्यूमिनियम, ये क्या है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे आता है गैलियम, तो एका एल्यूमिनियम का जो नाम है वो रख दिया गया गैलियम। ऐसे एका सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन, ठीक है ना, और जर्मेनियम, तो देखो सिलिकॉन के नीचे क्या आता है जर्मेनियम, इसलिए एका सिलिकॉन के लिए हम क्या यूज करेंगे जर्मेनियम, एका एल्यूमिनियम के लिए हम क्या यूज करेंगे गैलियम, क्योंकि एल्यूमिनियम के नीचे आता है, सिलिकॉन के नीचे आता है जर्मेनियम, इसलिए सिलिकॉन वाले को नाम दे दिया अपन ने एका सिलिकॉन। ऐसे ही हमारा आ रहा है एका मैग्नीज और उसके लिए तत्व कौन सा है टेक्नीशियन। देखो डी ब्लॉक के अंदर मैग्नीज, टेक्नीशियन और रीनियम, मैग्नीज, टेक्नीशियम और रीनियम, तो मैग्नीज के नीचे आता है टेक्नीशियम, तो देखो यहाँ पे एका मैग्नीज, तो एका मैग्नीज का मतलब मैग्नीज ग्रुप के जस्ट नीचे वाला था तो टेक्नीशियम, तो ये किसके लिए हो गया टेक्नीशियम के लिए हो गया। एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे वाला था तो गैलियम, ठीक है, तो एका एल्यूमिनियम के लिए गैलियम, सिलिकॉन के जस्ट नीचे का तत्व है जर्मेनियम, तो
एक का सिलिकॉन के लिए क्या हो गया, जर्मेनियम। इस तरीके से आप इन तत्वों को क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। अब एक चीज जो याद रखनी है, ये पूछा हुआ है आरपीएससी के अंदर, ठीक है ना। आवर्त सारणी का प्रथम मानव निर्मित रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा होता है, टेक्नीशियम। आवर्त सारणी का प्रथम मानव निर्मित रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा होता है, टेक्नीशियम। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये चार तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी को सही सिद्ध करते हैं। कौन से, ये जो अभी हमने जिनके बारे में पढ़ा है, बोरोन है, ठीक है, आपका जर्मेनियम है, टेक्नीशियम है, ठीक है ना, गैलियम है। ये सारे के सारे किसको सिद्ध करते हैं, आवर्त सारणी को सही सिद्ध करते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक आपको ध्यान में आ गई होगी। किस तरीके से आपको याद करना है वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी। अब क्या है, परमाणु भार में सुधार भी किया गया मेंडलीव के द्वारा। बहुत सारे ऐसे तत्व थे जिनके परमाणु भार में सुधार मेंडलीव ने किया। वो परमाणु भार में सुधार वाले तत्व कौन से थे, अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो कौन कौन से थे, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। ये ऐसे तत्व थे जिनके परमाणु भार में मेंडलीव ने सुधार किया था। अब इसको जो याद रखने की जो ट्रिक है, वो याद रखने की ट्रिक ये है, यू से यू, बीई से बेईमान, आईएन से इंसान, और एयू से और पीटी से क्या हो जाएगा, पिटेगा। तो हम याद कर सकते हैं, यू बेईमान, इंसान और पिटेगा। यू यूरेनियम, बेईमान बीई, इंसान आईएन, एयू और पिटेगा पीटी। तो इस तरीके से ये तत्व ऐसे हैं जिनके परमाणु भार में सुधार किया गया था। चार ऑप्शन देके आपको ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से तत्व ऐसे हैं जिनके परमाणु भार में मेंडलीव ने सुधार किया था। तो यू बेईमान, इंसान और पिटेगा से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी, इसने काफ़ी अच्छा इसमें काम किया, लेकिन फिर भी इसकी आवर्त सारणी में कुछ कमियां रह गई। वो कमियां कौन कौन सी थी, पहली जो कमी थी इसकी वो ये थी कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था कि ये फर्स्ट ए से संबंधित है या सेवंथ ए से संबंधित है। सेवंथ ए कौन सा था, फ्लोरीन वाला ग्रुप। सेवंथ ए था फ्लोरीन वाला ग्रुप, फर्स्ट ए जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एक्सेट्रा जो एलिमेंट थे वो एलिमेंट प्रेजेंट थे। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब हम स्टडी करेंगे तो उन तत्वों की एक सीरीज़ में आपको याद करवाऊंगा, एक ट्रिक के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये किस तरीके से याद रखनी है। तो हाइड्रोजन के स्थान को ये निश्चित नहीं कर पाया, ठीक है ना। ये अभी भी क्या थी, इसकी कमी थी। आधुनिक आवर्त सारणी में हालांकि हाइड्रोजन के स्थान को बता दिया गया है, लेकिन फिर भी उसके गुणों में उसके जो वर्ग के तत्व हैं उनके साथ में समानता नहीं पाई जाती, बजाय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, ठीक है ना। इसीलिए हाइड्रोजन को आवर्त सारणी का जोकर भी कह दिया जाता है, क्योंकि इसका स्थान आज तक निश्चित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो था वो पॉइंट क्या था कि समस्थानिकों को अलग अलग स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऐसा नहीं किया गया। ऐसा क्यों कहा गया कि समस्थानिकों को अलग अलग स्थान मिलना चाहिए था, क्यों, क्योंकि आपको पता है मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी, और जो हमारे समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु भार कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। परमाणु भार कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जब परमाणु भार अलग है तो उनको स्थान भी कैसा मिलना चाहिए, अलग मिलना चाहिए, क्योंकि आवर्त सारणी आधारित ही किस पे है, परमाणु भार के ऊपर आधारित है। लेकिन इन्होंने समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया। इस कारण हम कह सकते हैं कि यह एक इस आवर्त सारणी की कमी थी। थर्ड जो पॉइंट है वो है असंगत युग्म। कुछ तत्व ऐसे थे जो बढ़ते हुए परमाणु भार का पालन नहीं कर रहे थे, ठीक है। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो आधारित थी बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर तत्वों को क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया। लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जो बढ़ते हुए परमाणु भार का पालन नहीं कर रहे थे, जिसमें एक था ऑर्गन और पोटेशियम, कोबाल्ट और निकिल, टेंटेलम और आयोडीन, ओरियम और प्रोसोडिशियम। ये ऐसे तत्व थे
जो बढ़ते हुए परमाणु भार का पालन नहीं कर रहे थे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ऑर्गन का जो परमाणु भार है वो है 39.9, जबकि पोटेशियम का है 39.1। तो ऑर्गन पोटेशियम के बाद रखा जाना चाहिए था, लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में पोटेशियम को बाद में रखा गया है, जबकि इसका परमाणु भार क्या है, ऑर्गन से कम है। ऐसे ही कोबाल्ट के लिए देखो, इसका परमाणु भार ज़्यादा है, इसका कम है, लेकिन पहले किसको रखा, कोबाल्ट को, बाद में किसको रखा, निकेल को। तो इसी तरीके से ये और ये भी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम का पालन नहीं करते। अब इनको याद किस तरीके से रखना है, देखो इनको याद करना है, एक ट्रिक है इसके लिए। आमिर, ARK को हम बोलेंगे आमिर खान, आमिर खान, आमिर खान, ये तो हो गया आमिर और ये हो गया खान, ठीक है। कोबाल्ट और निकिल, इससे पहले हम देखो इसको देखते हैं, TE और I। तो तेरी इच्छा, आमिर खान तेरी इच्छा। ठंडा पेप्सी, ये क्या हो गया, ठंडा पेप्सी। कोबाल्ट और निकिल का मतलब क्यों नहीं, तो हम बोलेंगे आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी क्यों नहीं। इस ट्रिक से हम इन चारों जो जोड़े हैं हमारे, इनको हम याद कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये कौन सा हो गया, फोर्थ। इन चारों को हम याद कर सकते हैं आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी क्यों नहीं से। ये एक ट्रिक आपके सामने हो गई। अब है असमान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया। मेंडलीव ने क्या कर दिया कि जो असमान गुण वाले तत्व थे उन तत्वों को एक ही वर्ग में इसने रख दिया। वो तत्व कौन कौन से थे, तो देखो फर्स्ट जो वर्ग है उस फर्स्ट वर्ग को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया था, ए और बी। ए उपवर्ग में रखा गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम को, और सेकंड उपवर्ग में रखा कॉपर, गोल्ड और सॉरी कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को। अब आपको पता है ये जो फर्स्ट ए वाले हैं ये अत्यधिक क्रियाशील धातु थे, जबकि जो बी उपवर्ग में जो धातुएं रखी गई वो कम क्रियाशील थी और सिक्का धातु संक्रमण तत्व थे। इनकी क्रियाशीलता कम होती है, जबकि इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर भी दोनों को एक ही वर्ग में रखा गया। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या थी, एक कमी थी। नेक्स्ट जो इसकी कमी थी वो क्या थी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को फर्स्ट वर्ग में चार धातुओं के साथ स्थान दिया गया, जबकि इनके गुणों में काफ़ी अंतर है। केवल बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही समान है, इनका केवल बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है। जैसे मैं बोलूं कि आपको जो फर्स्ट ए वर्ग के जो तत्व थे उनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एस में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, ऐसे ही आपका जो कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है, इनके बाह्यतम कोष में भी क्या आता है, एक इलेक्ट्रॉन आता है। जैसे कॉपर का होता है 3d10 4s1, तो बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इनका सिर्फ बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही समान है, बाकी गुणों में किसी भी प्रकार से कोई समानता इनमें नहीं होती, फिर भी इनको एक वर्ग में रख दिया गया। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या थी, भूल थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, लैंथेनम तथा एक्टिनियम का स्थान निश्चित नहीं था कि ये थर्ड ए वर्ग से संबंधित हैं या थर्ड बी वर्ग से। आधुनिक आवर्त सारणी में आपको पता है कि जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व हैं वो थर्ड बी वर्ग से संबंधित हैं। कौन से वर्ग से संबंधित हैं, थर्ड बी वर्ग, और साथ में सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड से, सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड से संबंधित हैं। सिक्स्थ पीरियड में लैंथेनाइड को रखा गया है, सेवन्थ पीरियड में एक्टिनाइड को रखा गया है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो स्थान निश्चित है, लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में स्थान निश्चित नहीं है कि ये थर्ड ए वर्ग से संबंधित हैं या थर्ड बी वर्ग से संबंधित हैं। तो ये भी क्या हो गई, इसकी एक कमी हो गई, ये आपको याद रखनी है। आवर्तिता का कारण, एक ही वर्ग के तत्वों में गुणों में जो पुनरावृत्ति हो रही है उसका कारण ज्ञात नहीं था कि एक ही वर्ग के जो तत्व हैं, जैसे मान लो अभी हमने बात की फर्स्ट ए की, और साथ में जो बी उपवर्ग था जिसके अंदर संक्रमण तत्व उपस्थित थे, संक्रमण तत्व उपस्थित थे, इनके गुणों में पुनरावृत्ति का क्या कारण था, उस पुनरावृत्ति के कारण को ये नहीं बता पाया। ये भी इसकी क्या थी, एक कमी, ठीक है। और सारणी में धातु व अधातु तत्वों को वर्गीकृत नहीं किया इसने। जैसे आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में आपने देखा होगा पी ब्लॉक में इस तरीके से एक लाइन आती है, एक लाइन आती है
यहाँ पे जैसे बोरोन को रखा हुआ है, तो इधर तो हैं हमारे अधातु तत्व, अधातु तत्व, और इधर कौन से हैं, धातु तत्व। तो ऐसे पता लग जाता है कि इधर धातु हैं और इधर क्या है, अधातु। जैसे इधर एस ब्लॉक है और डी ब्लॉक है, एस और डी ब्लॉक में धातु हैं, पी ब्लॉक में क्या होते हैं, अधातु तत्व होते हैं। तो धातु और अधातु को आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में धातु और अधातु तत्वों को वर्गीकृत नहीं किया गया। ये भी इसकी क्या थी, एक कमी थी। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए। अब जो नेक्स्ट जो आवर्त सारणी है वो मोजले की आवर्त सारणी है। तो मोजले की आवर्त सारणी में क्या है, आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। यह आवर्त सारणी किस पे आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको याद रखनी है कि यह आवर्त सारणी किस पे आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। पहली वाली जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो किस पे आधारित थी, परमाणु भार पे, लेकिन मोजले की आवर्त सारणी किस पे आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है उत्कृष्ट गैसों के वर्गों को आवर्त सारणी में शामिल किया गया। सबसे पहले मोजले की पीरियोडिक टेबल में उत्कृष्ट गैसों को शामिल किया गया। ये थी मोजले की पीरियोडिक टेबल, और इसमें किसको शामिल कर लिया गया, उत्कृष्ट गैसों को शामिल कर लिया गया। जैसा कि हमने देखा कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के समय पे उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, इस वजह से उन्हें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन मोजले की पीरियोडिक टेबल में उत्कृष्ट गैसों को भी शामिल कर लिया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में भी उत्कृष्ट गैसों को हम देखते हैं 18वें वर्ग में उपस्थित होते हैं, 0 वर्ग हम उनको बोल देते हैं। और आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैसों की जो खोज की गई वो किसके द्वारा की गई थी, रैमसे के द्वारा। रैमसे क्या है, एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था राम सहाय। रसिया चले गए, अपना नाम बदल के उन्होंने क्या रख लिया, रैमसे रख लिया। तो अक्रिय गैसों की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, रैमसे के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है नीट के एग्जाम में। अक्रिय गैसों की खोज के लिए सबसे ज़्यादा योगदान किस वैज्ञानिक का था, तो वो था रैमसे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें फर्स्ट तथा 8th वर्ग, साथ में शून्य वर्ग तथा 7 क्षैतिज आवर्त थे। क्या क्या थे इसके अंदर, 1 से लेके 8 तक के तो वर्ग उपस्थित थे इसमें मोजले की पीरियोडिक टेबल में। साथ में शून्य वर्ग आ गया था, उत्कृष्ट गैसों वाला वर्ग आ गया था, और 7 क्षैतिज आवर्त थे। आज भी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 क्षैतिज आवर्त होते हैं, 1 से लेके 7 तक। तो इसमें भी कितने आवर्त थे, 7 आवर्त थे। अब देखो, समस्थानिकों की स्थिति की समस्या का हल हो गया था। समस्थानिकों की स्थिति की समस्या का हल हो गया था क्योंकि ये जो आवर्त सारणी है वो किस पे आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और परमाणु क्रमांक पर आधारित होने के कारण आपको पता है समस्थानिक होते हैं उनका सबका परमाणु क्रमांक कैसा होता है, एक ही होता है। तो जब परमाणु क्रमांक पे आधारित जब ये आवर्त सारणी है तो प्रत्येक समस्थानिक को एक ही स्थान मिलेगा, हाइड्रोजन को एक ही जगह पे रखा गया है मोजले की पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि ये आधारित किस पे है, परमाणु क्रमांक पे आधारित है। जबकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस पे आधारित थी, परमाणु भार पे आधारित थी। तो इस समस्या का हल किस में हो गया, मोजले की पीरियोडिक टेबल में। असंगत जो तत्वों के युग्म थे उनकी कमी को भी दूर यहाँ पे कर दिया गया। असंगत युग्म जो बना रखे थे, आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी क्यों नहीं, उसकी समस्या को भी यहाँ पे दूर कर दिया गया था, क्योंकि ये आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित थी और उन सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या था, अलग अलग था। उन्हें परमाणु क्रमांक के आधार पर जब व्यवस्थित किया गया तो वो समस्या क्या हो गई, परमाणु भार वाली, ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई। हाइड्रोजन की स्थिति अभी भी क्या है, निश्चित नहीं थी। मतलब हाइड्रोजन तो अभी भी फिक्स नहीं है कि उसे कहाँ पे रखा जाना चाहिए। तभी तो मैंने आपको कहा ना कि इसे आवर्त सारणी का क्या कहा जाता है, जोकर कहा जाता है। अब है आवर्त सारणी का दीर्घ ग्रुप, और यह आवर्त सारणी का जो दीर्घ ग्रुप है, इस दीर्घ ग्रुप को हम हमारे लेक्चर नंबर 2 में स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को करने से पहले आप एक बार इस थ्योरी को ध्यान से पढ़ना। साथ में जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उस पीरियोडिक टेबल का भी आपको अच्छे से अवलोकन करना है। अब आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, जो आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल को एक बार पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद में फिर अपन इसको स्टडी करेंगे 2nd लेक्चर में, ठीक है। तो
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।